The sequence Sn of real number is given by Sn equal to sine pi by 2 upon 1 into 2 plus sine pi upon 2 raised to square प्लस एंड सोन, इस तरह से ये चल रहा है। और इस एसएन की हमें ये बताना है जो सीक्वेंस है एसएन वो कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कॉचे सीक्वेंस है या कॉचे सीक्वेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो बनाया गया है ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो इसलिए दे दिया क्योंकि साइन एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज वे में डालने के लिए एक ऑसिलेटरी ऑप्शन दे दिया। दो ऑप्शन यहाँ पर सी और डी आप देख सकते हैं कोची के बारे में कि कोची है या नहीं है। तो हमें ये पता है एक रिजल्ट एज ए थ्योरम उसको हम यूज करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगी तो कॉची होगी। ऑप्शन ए में क्या कहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप या इनडायरेक्ट वे में आप ये कह लीजिए कि हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। क्योंकि अगर हमें लिमिट मिल जाता है तो यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, और कन्वर्जेंट होगा तो कोची भी उससे हम बता सकते हैं। और मान लीजिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती रियल, तो हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर एस एन गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ, एस एन इक्वल टू साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि प्रोडक्ट में है, प्लस एंड सो ऑन साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर एन एन इंटू एन प्लस 1, ये हमें दिया गया है। अगर मैं इसको समेसन के नोटेशन में लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। या आप इसको r यूज कर सकते हैं, या मतलब r इक्वल टू 1 टू n और फिर उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटेशन है। या यहाँ पर 1 टू n ऐसे कर दीजिए, समेसन n यूज ही मत कीजिए। और इसका जो लिखेंगे आप साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू एन एन प्लस 1। इसको आप एज ए अब आ, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, यानी कि लिमिट ऑफ दिस एस एन एन टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर इसके एस एन की लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब है इस समेसन का लिमिट फाइंड आउट करना। और लिमिट ऑफ समेसन इज सेम एज समेसन ऑफ लिमिट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, समेसन एंड लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर n अपॉन n n प्लस 1, ये इस तरह से हो जाता है। अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप देखिए साइन जो है एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो आप जैसे ही n टेंस टू इंफिनिटी कराएंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और पाई इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो ये क्या है, ये आपका जीरो को टेंस कर जाएगा, ये आपका टेंस करेगा टेंस टू जीरो, तो ये जीरो को, और जीरो इंटू पाई आपका ये जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो। तो ये जीरो अपॉन एन एन प्लस 1 इस तरह से आ रहा है, यानी कि ये आपका जो है एक तरह से आप इसको इन्फिनिटी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वेयर 1 प्लस 1 अपॉन एन। तो यहाँ पर ये जो है फाइनली जीरो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा। तो सम रियल अपॉन इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर जीरो, यानी कि अगर मैं इसको इन्फिनिटी को एज ए सपोज करो समटाइम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ऊपर तो रियल नंबर जीरो है और इसको मैं 1 अपॉन जीरो, तो ये जीरो ऊपर चला जाएगा और 1 आप इसको एज ए डिनोमिनेटर समझ सकते हैं। तो जीरो अपॉन 1 यानी कि ये जीरो। तो यानी कि समेसन ऑफ दिस जीरो इक्वल टू जीरो, तो यानी कि लिमिट ऑफ एस एन इज जीरो। तो यानी कि एक रियल लिमिट जो है इसकी रियल लिमिट वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो एस एन था
ये यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, तो ये कॉची सीक्वेंस हो गई। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट की वजह से तो आपका हो गया ऑप्शन ए पहले ही खत्म हो चुका है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस ये भी यहाँ पर खत्म हो गया है क्योंकि इसकी एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तीसरा उसने कहा है नॉट अ कॉची सीक्वेंस, तो ये गलत हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है मेरे से, P यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है ओवर R, यानी कि जो फील्ड है वो R है। ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, जो वेक्टर स्पेस है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होल्ड करता है, और उसके जो पॉलिनोमियल्स के कॉफिशिएंट हैं वो रियल हैं क्योंकि आपका जो फील्ड है वो रियल है। और आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो P से P पर डिफाइन की गई है। वेक्टर स्पेस लिए गए हैं, यहाँ पर वेक्टर स्पेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका जो फील्ड होगा वो सेम होगा। यानी कि यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस लिया है, ये यहाँ पर इसका सब स्पेस हो सकता है लेकिन फील्ड उनका सेम होगा, क्योंकि फील्ड अगर सेम नहीं होगा तो टी सी वी इक्वल टू सी टी वी वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ये तभी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है अगर ये वाला और ये एलिमेंट आपके दोनों फील्ड सेम है। मान लीजिए कोई डिफरेंट फील्ड F1 है, ये कोई F2 है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसके लिए जरूरी है कि जो C है वो सेम फील्ड से आना चाहिए। अब यहाँ पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन के साथ दिया गया है ताकि हम इजीली से कर पाए। ए नोट यहाँ पर x3 के साथ चला जाता है, A1 एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर हो जाता है इसका। और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाएंगे उसको हमने नाम देना है m, यानी कि उसको m कॉल करना है विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर x क्यूब। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स फाइंड जैसे कर लेंगे हम m, तो हमें ये पता चल जाएगा कि m आइडेंटिटी के इक्वल है। I4 का मीनिंग है करेक्ट साइज, क्योंकि m जो आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम 4 एंट्रीज पुट करेंगे तो m जो हमारी 4x4 की आएगी और उसके लिए करेक्ट साइज जो आएगा होगा वो भी 4x4 होगा। तो वो हमें जैसे मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम बता सकते हैं कि वो आइडेंटिटी होगी या m जो होगा निगेटिव ऑफ आइडेंटिटी होगी, क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट होता है 1 या -1 निगेटिव आइडेंटिटी के लिए, वो हमें इजीली बता देगा कि कौन सा ऑप्शन दोनों में से ट्रू है। जैसे ही ये दोनों ऑप्शंस में से हम अपने राइट चॉइस ले लेते हैं, बचते ये दो ऑप्शंस हैं, फिर हम इन दोनों में से देख लेंगे हमारा राइट चॉइस क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हम जैसे m निकालेंगे फिर हम उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है या नेगेटिव आइडेंटिटी के। तो सबसे पहले मेरा का जो काम होगा वो मैट्रिक्स m फाइंड करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें 1 पुट करूंगा। 1 मतलब यहाँ पर ये वेक्टर है एक, यानी कि एक p का एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, यानी कि कोई वेक्टर है। और किसी भी वेक्टर स्पेस को, स्पेस का जो भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, उसको हम बेसिस के एलिमेंट से फॉर्म कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं उसको हम इनके साथ जनरेट कर सकते हैं। तो 1 कैसे होगा, 1 इंटू, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमने लिखा क्योंकि यहाँ पर जो p है वो पॉलिनोमियल्स हैं सारे, वेक्टर स्पेस में जो भी एलिमेंट्स है वो पॉलिनोमियल्स हैं 3 डिग्री के मैक्सिमम, तो हमने यहाँ पर लिखा। अब जैसे हम इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि पुट करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स ऑर्डर में कर देगा इसको, यानी कि कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, ये मेरी x की टर्म बन जाएगी और ये मेरी एक्स स्क्वायर की और ये मेरी एक्स क्यूब की। तो मुझे जो है m इसकी फर्स्ट रो मिल गई 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिटी होने के लिए 1 होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। और नेगेटिव आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर -1 होना चाहिए था, तो ये वाले, तो ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब बचते हैं ऑप्शंस ए और बी, उसको देख लेते हैं।
तो हमें फर्स्ट रो मिल गई है। ऐसे हम यहाँ पर एक्स पुट करेंगे, तो एक्स पुट करने का मीनिंग है यहाँ पर ये जीरो होगा, यहाँ पर वन, क्योंकि वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, ये पहली टर्म जीरो, यहाँ पर जीरो 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 सही है क्योंकि ये सारी जीरो है, तो यानी कि ये सिर्फ एक्स है। जैसे मैं इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुट करूंगा तो अब ये मुझे क्या देगा, ये वाला जीरो ये एक्स के साथ आ जाएगा, ये मेरा वन एक्स स्क्वायर के साथ, और ये मेरा एक्स क्यूब के साथ। तो मुझे जो सेकेंड रो मिली 0010, यानी कि 0010, ऐसे ही मैं एक्स स्क्वायर पुट करूंगा तो यहाँ पर मेरा वन होगा, यहाँ पर मेरा जीरो होगा, और जैसे ही मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुट करूंगा अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा जीरो, ये वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब। अब मुझे मिला 0100 0100। अब मैं इसमें जैसे एक्स क्यूब पुट करूंगा तो यहाँ पर मेरा वन हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जीरो हो जाएगा। ये मुझे क्या देगा, ये मेरी टर्म बनेगी कांस्टेंट, यानी कि पहले आ जाएगी इंटू जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब, यानी कि मेरी जो लास्ट रो है वो 1000 ये बनी। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो ये यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है, निगेटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ये यहाँ भी। अब देखना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने का मीनिंग है इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पर ये वन, एम स्क्वायर की जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो वन। अब यहाँ पर आप सारी एंट्रीज चेक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंट्री ने हमें बता दिया है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है, तो यानी कि ये जो आ रहा था एम स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला हमारा राइट चॉइस है, क्योंकि निगेटिव आइडेंटिटी होने के लिए यहाँ पर माइनस माइनस वन होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। एफ एक फंक्शन दे रखा है जो क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 पर डिफाइन है और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो हमें निकालना है इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 से पाई x f ऑफ साइन x dx। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करा लेते हैं। वो क्या है, अगर a से b फंक्शन कंटिन्यूस होता है और उसका जो इंटीग्रल है उसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, a से b, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको चेंज करते हैं सम ऑफ लिमिट से, यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 0 से पाई और x की जगह, यानी कि ये हो जाएगा पाई प्लस 0 यानी कि पाई माइनस एक्स, और f ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब आप देख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर रहेगा पाई माइनस एक्स, और ये जो एक्सप्रेशन था ये इंटीग्रेट हो रहा है 0 से पाई पर। तो हमें यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया है। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये लिख सकते हैं हम पाई 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर मान लीजिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसको मैं आई बोल देता हूँ, तो ये जो अब है एक्सप्रेशन, तो ये भी आई हो गया, तो यानी कि मिला 2i इक्वल टू पाई ऑफ 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आई का जो वैल्यू है यहाँ से हमें क्या मिलता है, आई इक्वल टू मिलता है पाई अपॉन 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पाई बाई 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर हमें एक एलिमेंट सिग्मा दे रखा है जो कि परमुटेशन ग्रुप S5 का एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि इस सिग्मा का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। तो हमें सबसे पहले अगर हमें कोई ग्रुप परमुटेशन ग्रुप, या इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं, n सिंबल का ये सिमेट्रिक ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, और हमें इसमें बिलोंग करने वाले किसी एक एलिमेंट का मैक्सिमम
या मैक्स पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करना है। तो किसी परमुटेशन ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एलिमेंट निकालते हैं डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ से। उसका एलसीएम देखते हैं यानी कि एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल का हम निकालते हैं। तो जो डिसजॉइंट साइकिल होंगे वो 5 के पार्टीशन के इक्वल होंगे, यानी कि 5 के पार्टीशन क्या हो सकते हैं, एक 5 हो सकता है, एक 4 और 1 हो सकता है, 3 प्लस 2 हो सकता है, 2 प्लस 2 प्लस 1 हो सकता है, 3 प्लस 1 हो सकता है, और 2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे 7 पार्टीशन यहाँ पर बने 5 के। अब एलसीएम अगर कोई पार्टीशन 5 में है तो 5,5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 5 आएगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम चेक करते हैं तो 4 आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं एलसीएम 6, यहाँ पर चेक करते हैं 2, यहाँ पर चेक करते हैं 3, यहाँ पर चेक करते हैं 2 और यहाँ पर आपका एलसीएम 1। तो मैक्सिमम एलसीएम जो है आपका 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि S5 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका पॉसिबल ऑर्डर 6 हो सकता है। लिमिट फाइंड आउट करना है और आप देख सकते हैं लिमिट एक्सप्रेशन में यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो है, जब भी स्क्वायर रूट बिलोंग करता है आप कोशिश कीजिए कि उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 2 कॉमा -2 और न्यूमरेटर में है रूट x माइनस वाई -2 अपॉन x माइनस वाई -4। मैं रेशनलाइज करा रहा हूँ न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन रूट x माइनस वाई प्लस 2। न्यूमरेटर में आपको मिलेगा एक्सप्रेशन लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 2 कॉमा -2, ये ऊपर मिलेगा x माइनस वाई -4 और डिनोमिनेटर में मिलेगा x माइनस वाई -4 और सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई प्लस 2। एक्स माइनस वाई -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। आपको फाइनली जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 यानी कि 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4 आपका ऑप्शन बी है, तो यही करेक्ट होगा। एन की वो नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और एग्जैक्ट हो जाए ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले m की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं m dx प्लस n dy स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, तो m का जो वैल्यू होगा वो है 3xy स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर y और n की n फंक्शन जो होगा वो होगा n एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब हम इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, m को करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6xy प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और n को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये मिलेगा 3n एक्स स्क्वायर 6xy। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होना है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव को सेम होना पड़ेगा, यानी कि 6xy प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए 3n एक्स स्क्वायर प्लस 6xy। 6xy दोनों साइड है आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से हमें मिला n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3n एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों ही टर्म एक साइड ले आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 3n और आउटसाइड मैंने एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन ले लिया, क्योंकि x आपका नॉन जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी आपका नॉन जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू जीरो होगा और ये इम्प्लाई करता है n की वैल्यू
क्या तो 0 होगी या 3 होगी, लेकिन हमसे पूछी थी नॉन जीरो, इसलिए नॉन जीरो वैल्यू 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट इस सॉल्यूशन कर्व को सेटिस्फाई करेगा, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व होगा। और इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको y0 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और अगर हमें इसका सॉल्यूशन कर्व निकालना है तो ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन दे रखी है। आप क्या करेंगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 और आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करा दीजिए। यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट कराते हैं तो भी सॉल्यूशन कर्व निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यानी कि एक बार x के साथ dx है, एक बार y के साथ dy है, प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, और इसका इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है x, अगर dxy का करेंगे तो आपको मिलेगा xy। तो यहाँ से आपको मिलेगा xy माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन टू, और ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं जो कि y0 इक्वल्स टू 1 है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टू इक्वल्स टू सी का वैल्यू आप यहाँ पर यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और c का वैल्यू आपका हाफ है तो ये -1 इक्वल्स टू 0। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप गिवन ऑप्शंस में से एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली c को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर c पॉइंट रखता हूँ 2 इंटू टू इंटू वन माइनस फोर प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।